इन सारी घटनाओं ने सोवियत यूनियन को बर्बाद कर दिया। वहां के बैंक डूबने लग गए, वहां पर गृह युद्ध होने लग गया। अंग्रेज भारत को उस अंधेरे में छोड़ के गए थे जहां से। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब शॉक थेरेपी इंप्लीमेंट हो गई, इतनी सारी घटनाएं हो गई, विघटन हो गया, उसके बाद दुनिया के सामने या रशिया यूएसएसआर के सामने क्या दिक्कतें आने लग गई, क्या टेंशन थी और कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुए, कुछ लड़ाइयां भी हुई, उनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि आपके विरुद्ध कुछ चीज हो रही हो, आपके विरुद्ध कुछ चीज होती है तभी आपको टेंशन होती है, या आपके विरुद्ध कुछ संघर्ष हो जाता है तभी आपको कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है। इसका मतलब यह है आपके विरुद्ध जैसा आप ना सोच रहे हो। अब यहां क्या हो गया, जो उसके देश अलग हुए थे रशिया के, वहां पर गृह युद्ध होने लग गया। गृह युद्ध क्यों होता है? गृह युद्ध इसलिए होता है क्योंकि आपसी तालमेल नहीं रहता आपके राष्ट्र के अंदर। आपके राष्ट्र के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती, तितर पितर हुआ रहता है। और इतना ही नहीं हुआ, इंसर्जीज का मतलब होता है विद्रोह। जब आपकी खुद की जनता सरकार के खिलाफ चली जाए। भाई सरकार बनती ही इसलिए है क्योंकि आप वोट उन्हें देते हो, लेकिन कुछ हर निर्णय से तो सहमत होते नहीं सरकार की जनता। अब जैसे कि 3 कानून के खिलाफ सहमत नहीं थी हमारी जनता, तो वापस लेने पड़े। तो जब सहमति ना हो और वो विद्रोह में और वो आर्म्स रेस में चला जाए, वो हथियारों वाला विरोध होने लगे, उसे कहते हैं इंसर्जीज, विद्रोह। और इसमें फायदा उठा लिया आउटसाइडर्स ने। आउटसाइडर्स का मतलब होता है भारी ताकतें। भारी ताकतें आने लग गई क्योंकि भारी ताकतों का कुछ उद्देश्य होता है। भाई भारी ताकतें कुछ उद्देश्य लेकर किसी देश में घुसती हैं। जैसे कि गजवाए हिंद कहाँ की ताकत है? भारी ताकत। जैसे कि अभी किसान आंदोलन में कौन सा हुआ था? खालिस्तान। कौन सी ताकत है? भारी, जिसमें पूरी टूल किट मिली थी लाल किले पे जो हुआ था अभी 26 जनवरी के दिन। तो ये भारी ताकत, यहाँ पर भी भारी ताकतों ने रुख पसारा और यहाँ के सिविल वॉर में अपनी हिस्सेदारी ली और विद्रोह में और विद्रोह बढ़ाया। दोस्तों इसी के साथ ये तो हो ही रहा था। जो चेचन्या थे और जो दागिस्तान के विद्रोही थे, उसमें क्या चल रहा था? एक हिस्सा है रशिया का चेचन्या और दागिस्तान। आपको न्यूज में पता भी चल रहा होगा कि रूस के पक्ष में चेचन्या के लड़ाके लड़ रहे हैं यूक्रेन से। तो चेचन्या वो इलाका है, वहां पर मांग उठने लग गई कि हम आजाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट हम रहेंगे। तो उसी को कहते हैं वायलेंट फैसिस्ट्स, मतलब एक हथियारबंद। वायलेंट का मतलब, वायलेंस का मतलब हथियारबंदी होता है, और सेक्सिज्म का मतलब विरोधी। ऐसा यहाँ पे विरोध होने लग गया। लेकिन इस विरोध को दबाने के लिए कुछ मेथड इस्तेमाल किए गए, उसको कहा गया मॉस्को मेथड। क्योंकि सारे डिसीजन रशिया के जहां से होते हैं वो है उसकी राजधानी मॉस्को, जो कि यूरोप में पड़ता है। तो उसकी एक मेथड था कि यहाँ जहां पे विरोध हो रहा है, बॉम्बिंग कर दो। बॉम्बिंग से क्या होगा? विरोध और उनकी कब्र दोनों दब जाएगी। अब इन्होंने बॉम्बिंग करी तो, लेकिन इससे ह्यूमन राइट वायलेंस हुआ। बिल्कुल होगा भाई, बॉम्ब उसके ऊपर ऐसे थोड़ी गिरेगा, अरे छोटा बच्चा मत गिरो, तो मारे गई। अभी अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक जब पीछे जा रहे थे तो लास्ट में अटैक कर दिया था। 14-15 अटैक उसने, तालिबान ने 14-15 सैनिक मार दिया था अमेरिका के। तो अमेरिका ने रिटेलिएट करा था मिसाइल से अपनी किसी इलाके में, तो वहां पर छोटे बच्चे मारे गए थे। अमेरिका का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी। तो कहने का मतलब, मिसाइल आपके ये नहीं देखती आप ह्यूमन हो क्या हो, वो तो मारती ही है। ह्यूमन राइट वायलेशन दबा क्या किया रशिया ने जब बॉम्बिंग करता था। लेकिन कितनी भी बॉम्बिंग कर गई, इन्हें रोकने में वो सफल नहीं हुआ। फेल्ड टू डिटर। अब बात आती है, ये तो हुआ रशिया में, लेकिन सेंट्रल एशिया तो रशिया का बहुत अभिन्न भाग था। सेंट्रल एशिया से ही एक दिल माना जाता है सेंट्रल एशिया को, तो अफगानिस्तान को। तो यहीं पे इनके सारे मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सेंट्रल एशिया में क्या हुआ दोस्तों? जो तजाकिस्तान है, एक्चुअली यहाँ तो सिविल वॉर चलती भी, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा होती ही रहती है। सांप्रदायिक सिविल वॉर, यहाँ पर सिविल वॉर चल गई 2001 में, ठीक जी। और सेक्रेटेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक। अजरबैजान, आपको पता होगा अजरबैजान रशिया से ही, यूएसएसआर से ही अलग हुआ है। वहां पे नगोर्नो कराबख एक जगह है, वहां पर हिंसा होने लग गई। और अजरबैजान में तो हिंसा इसलिए हुई क्योंकि वहां के जो लोकल थे वो आर्मेनिया से मिलने लग गए थे। कौन से हिस्से के? नगोर्नो और कराबाख। अब आर्मेनिया से मिलने लग गए, साइड में ही है उसके आर्मेनिया। इन दोनों में खुटपीट चलती रहती है। आर्मेनिया क्रिश्चियन और अजरबैजान मुस्लिम, लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया को दबा के धोता है। बड़ा देश है ना। अभी देखा होगा तुमने, चलता ही रहता है इनके बीच में। तो अभी कुछ दिन पहले बॉम्बार्डिंग करी है आर्मेनिया पे, और अभी इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था। अजरबैजान जीत गया था, कई हिस्सों में उसको कब्जा लिया था, क्योंकि अजरबैजान के पास मिलिट्री पावर है। और ये जो टर्की है, टर्की इसको ड्रोन भी भेजता रहता है अजरबैजान को, तो वो ड्रोन से दबा दबा के मारता है। आजकल का युग तो ड्रोन वाला है, देख ही लिया होगा आपने कैसे ड्रोन से अटैक कर रहा है यूक्रेन रशिया के टैंकों पर।
ऐसे अजरबैजान भिड़ता रहता है। इन दोनों में तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है और यही इसकी एक टेंशन है पूरे सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया की जॉर्जिया में भी बहुत लड़ाई चलती रहती है, सिविल वॉर। दोस्तों सेंट्रल एशिया में तो आप सेंट्रल एशिया बोलना छोड़ दीजिए, सिविल वॉर कह लीजिए, यहाँ तो चलते रहता है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका बस चिंगारी लगाता है और वहां पे सिविल वॉर चलने लग जाती है। सिया सुन्नी को लड़वाता है, वहां पे चिंगारी चलने लग जाती है, तेल पे लड़वाता है, वहां पे लड़ने लग जाती है, सिविल वॉर होने लग जाती है। वहां तो अशांत के लिए ही वो जाना जाता है, वो एरिया अशांत, बिल्कुल शांति ही नहीं है वहां पे। ऊपर से सांप्रदायिक हिंसे भी होते ही रहते हैं। सीरिया को देखो क्या हाल कर रखा है, सीरिया पे रहने वाली जगह नहीं है। इजराइल और बना दिया है वहां पे, ताकि एक छोटा सा यहूदियों को दे जिससे मुस्लिम चिढ़ते हैं, उन पर अटैक करता रहे, वहां चलता रहे। हथियारों की दौड़ है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बात है जॉर्जिया की, जॉर्जिया में भी सिविल वॉर चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था। यूक्रेन हो गया और जिसे जॉर्जिया हो गया और कैसे किर्गिस्तान हो गया। यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, इनमें जो है रेजिम के खिलाफ, रेजिम मतलब सरकार के खिलाफ ही विद्रोह चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। और ये आपस में रिवर के लिए भी लड़ते रहते थे। रिवर, क्योंकि रिवर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सिंचाई के लिए। जहां भी रिवर जाएगी वहां समझ लीजिए आपकी खेती बहुत बढ़िया है। जैसे कि भारत में भी रिवर के लिए कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के भी थोड़ी हो जाती है, तो भगवत मान ने आके उसको सोल्व किया है। और जैसे कि एक दो स्टेट एक दूसरे को रिवर देते रहते हैं, जैसे कि अभी भूटान ने रिवर खोल दिया है, इधर बाढ़ आ गई है ना। तो रिवर एक महत्वपूर्ण जगह है, वो किसी भी जमीन को बंजर बना सकती है या किसी भी जमीन को सोने के सिक्के देने वाली बना सकती है ये रिवर। अब यहाँ पर रिवर कौन लेगा, बीच में चलती रहती थी लड़ाई, ये देख रहे होगे आप, रिवर है। दोस्तों मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे उदाहरण क्यों दिए, क्या उद्देश्य है, ये तो आपको भी जान पता होगा, न्यूज आती होगी या नेट पर पढ़ते रहते होंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, इनस्टेबिलिटी है। और इनस्टेबिलिटी किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में सबसे बड़ा टेंशन होती है। भाई आज पीओके में टेंशन क्या है, पीओके में रोजगार टेंशन नहीं है, होनी भी चाहिए लेकिन है नहीं। पीओके में रोड टेंशन नहीं है, पीओके में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिल्म स्टार टेंशन नहीं है, फिल्म जो मेकिंग करते हैं। वहां पर टेंशन है आतंकवाद, स्थिरता लाना। ठीक जी, यहां पर भी क्या टेंशन है, स्थिरता लाना। और जब इंस्टेबिलिटी रहेगी तो कॉमन मैन, जो ऑर्डिनरी मैन होता है, आम आदमी, उस पर फर्क पड़ेगा। और जब आम आदमी पर जोर पड़ेगा तो समझ लीजिए दोस्तों, आम आदमी है जो किसी भी राष्ट्र की एक ईंट होता है, एक नींव होता है, वो फिर ज्यादा चल नहीं पाएगा राष्ट्र। सेंट्रल एशिया में सिर्फ लड़ाई ही नहीं हो रही थी, या सिर्फ बंदूकों से सांप्रदायिक हिंसा ही नहीं हो रही थी, विद्रोह ही नहीं हो रहा था, वहां पर तो कंपटीशन भी चल रहा था, इकोनॉमिकली पैसे वाला। कैसा भाई, सेंट्रल एशिया में क्या है, वहां पाया जाता है तेल। क्या पाया जाता है, तेल। और वहां पर हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं, बहुत अच्छा मिनरल है, आपने पढ़ा भी होगा, डायमंड, ये सब इसी से बनते हैं। तो वहां की कंपनियां कंपटीशन करती हैं, जो आउट से कंपनियां आती है, आउट पावर्स। ऐसे है जैसे कि वियतनाम है हमारा, सेंट्रल एशिया में नहीं आता, मैं आपको उदाहरण देता हूं। वियतनाम में हमारी कंपनियां, टाटा की कंपनियां ये जो हैं, जाती हैं तेल निकालने के लिए। 50% हम रखते हैं उसके, जो भी निकालती है 50% वियतनाम रखता है ना। तो हम वहां के लिए क्या हो गए, आउटसाइडर्स। और वहां की कंपनियां क्या हो गई, जो उसकी कंपनियां खुद की, तो उसकी कंपनियां और हमारी कंपनी में तो कंपटीशन चले गई, क्योंकि हमें कैसा मुनाफा होने देना चाहते हैं वो, है ना। तो ठीक ऐसे यहाँ हुआ, जो भारत से, जो अमेरिका ने इन्वेस्ट किया यहाँ पर, और जो रशिया चाहता था यहाँ पर, उसमें कंपटीशन बना। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्ट कंपटीशन होने लग गया। और दोस्तों एक टेंशन तो इनको ये भली रहती है कि इनके पास चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या हो रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान बड़ा हुआ है, बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान के तालिबान आया हुआ है, और पाकिस्तान में तो वैसे ही बम फूटते रहते हैं। पाकिस्तान छोड़ो, आतंकवादी स्थान कहने लगो। तो अस्थिरता वाले जब देश आपके पास रहते हैं, आपको टेंशन होती है ना। और चाइना को देख लो ऊपर, चाइना तो ये कहता है पैसे ले लो और जमीन दे दो, नहीं दोगे तो कब्जा लेंगे। अब इतनी बड़ी टेंशन कैसे, और वो तो भैया व्यापारी बैठा है, एक सिर दर्द। ये भी बहुत मेन पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का। अब क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका ने इच्छा जताई कि आप इस जमीन पर, जो भी सेंट्रल एशिया की जमीन है, वहां पर मुझे एक मिलिट्री बेस दे दीजिए। अब मिलिट्री बेस तो हर जगह मांगता ही रहता है। इसने श्रीलंका में भी मांगा था, जब लिट्टे बना के हमने इसे भगाया था। इसने नेपाल में भी मांगा था, एयर स्ट्रिप, जब माओवादी ने इन्हें भगाया था। हर जगह मांगता रहता है क्योंकि इसे मिलिट्री पावर चाहिए। तो यहां पर भी मांगा, और यहां पर मांगा इसलिए क्योंकि इराक की वॉर हो रही थी, अफगानिस्तान की वॉर हो रही थी। तो ये चाहता था यहां से इनके देशों के ऊपर इसके एरोप्लेन जाएं और यहां पर फाइट करें। अब अमेरिका एक तरफ से आगे निकल रहा है तो रशिया कैसे पीछे रह जाएगा। भाई रशिया तो सक्सेसर है ना यूएसएसआर का, रशिया टक्कर देगा इसको। रशिया कहता है तुम कैसे यहाँ पे करोगे, हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमसे अलग हुआ है, तुम कैसे मिलिट्री बेस लोगे। रशिया चाहता है कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे, हमारी ताकत यहाँ बनी रहे, इसलिए लेने नहीं देता वहां पे। तो रशिया और अमेरिका के बीच में अब भी चलता रहता है खुटपिट, थोड़ा कोल्ड वॉर, थोड़ा हॉट वॉर पर्दे के पीछे। एक्चुअली यहाँ पर ये सारी चीजें होनी ही थी, क्योंकि ये जो सुपर पावर्स होती है ना, ये इनकी एक चाल रहती है कि छोटे देशों को आपस में लड़वाएं और खुद सुपर होते जाएं। अब जैसे कि ब्रिटेन वालों को ले लो,
ब्रिटेन पहले सुपर पावर तो माना जाता था, कैसे भारत को अंधेरे में छोड़ के गया था। ये सोच रहे थे भारत को ऐसे तोड़ के जाए, इधर बांग्लादेश बना दो, इधर पाकिस्तान बना दो और टूटता जाए, अब बीच में आतंकवाद पैदा कर दो। हैदराबाद निकाल दिया बीच में से। इनके तो कई टुकड़े करने वाले थे, वो तो आयरन मैन आ गए हमारे बीच में, सरदार वल्लभ भाई, सबको जोड़ दिया। कोई मुंह से नहीं जुड़ा था, खुद ठोक पीट के जोड़ दिया, विलय करा के जोड़ दिया, लेकिन जोड़ दिया। ये दोस्तों इनकी चाल रहती है, इन्हें पता है आगे जाके विश्व गुरु ही इनको टक्कर देगा। अफगानिस्तान को बांट दिया हमसे, डूरेंट लाइन बना दी, कह रहे हैं कि इधर पठार का एरिया है, हम नहीं लेंगे। अब भैया पठार का एरिया क्या, हमारा एरिया है वो, पठार पे क्या कुछ होता नहीं है, कोई भी वहां पे युद्ध नहीं जीत पाता। अमेरिका आया, अमेरिका भी मुक्की खा के गया, अभी रशिया आया था, रशिया भी मुक्की खा के गया था। भारत की सिक्योरिटी वहां से बनी रहती, लेकिन इन्हें तो तोड़ना ही था, क्योंकि ये किसी का अच्छा थोड़ी चाहते हैं। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी इकोनॉमी इनसे आगे चली गई है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। कितना भी आप पीछे कर लो, जो आगे निकलने वाला होता है वो तो निकल के ही रहता है। आपकी नीयत खराब है, हमारी सोच खराब नहीं है, हम तो शांति के साथ पूरे विश्व गुरु को विश्व गुरु वाली बात बांटने आए हैं। कराते रहिए लड़ाई, आप बांटते रहिए लोगों को धर्म के नाम पर, उनकी स्किन, उनके काले गोरे होने के नाम पर हम तो विश्व गुरु, हम तो अखंड भारत भी एक दिन दूर नहीं है, हम तो शांति का परिचय देते हैं। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार गूंजेगी। आप देखते रहना अंग्रेज वालों, तुमने जैसा हमें बांटा है ना, वैसे हम बटे नहीं हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। अगर भारत खत्म होने वाला होता, बटने वाला होता, तो 1947 में ही आर पार बट गया होता, अब नहीं बटे। अब तो आपको दिखाने का टाइम है, ये दशक नहीं पूरी शताब्दी ही भारत की है। एक और हिस्सा जो कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी घटनाओं में जोड़ा जाता है, देखा जाता है, वो है सीज़ेक्सलोविया का। सीज़ेक्सलोविया एक बड़ा देश है, समूह है, आपको दिख रहा होगा मैप पे, लेकिन इसको भी बांट दिया, चेक गणराज्य में बांट दिया, स्लोविया में बांट दिया, सीज़ेक अलग कर दिया। शांति के नाम पर, शांति होगी, विद्रोह करा दिया बीच में। अब इससे क्या हुआ, बाल्कन ऑफ यूगोस्लेविया में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। 1991 में कई देश निकाल दिए दोस्तों, क्रोएशिया निकाल दिया, स्लोविया निकाल दिया, बोस्निया निकाल दिया, हर्जेगोविना निकाल दिया। एक देश थे, कितने निकाल दिए, इनको तोड़ दिया आजादी के नाम पर। आजादी चाहते थे, और जब ये टूटते हैं देश तो टेंशन होती है, बहुत बड़ी चुनौतियां होती है, इसी को कहते हैं टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो बाल्कन ऑफ यूगोस्लेविया में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, विद्रोह होने लग गया। तो आउटसाइडर पावर्स ने भी इसमें हाथ धो लिए, जो टेररिस्ट एथनिक ग्रुप होते हैं, मस्करे जिसे कहते हैं, मसाकरे करा उन्होंने, दबा के हत्या करी। अब वहीं पे यूएस की एक एम्बेसी भी थी, एम्बेसी जानते होंगे आप, उस पर भी अटैक कर दिया भाई साहब। और जब अटैक करा तो फिर नाटो मिलके आया, क्योंकि नाटो बन चुका था 1949 4 अप्रैल में ही, और नाटो ने फिर बॉम्बार्डिंग करी सारे देशों ने मिलकर, किस पे, यूगोस्लेविया, उस एथनिक ग्रुप पे। जब ही कहते हैं अमेरिका ने अपना फुल फ्लेज वॉर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च कर दिया था। ये सारे दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, आपके सामने है, पूरे विश्व को तबला बना कर रख दिया, कोई इधर से पीट रहा है, कोई उधर से पीट रहा है। यही है दोस्तों, जब एक सुपर पावर खत्म होता है तो क्या होता है विश्व में। आज भी इससे चुनौती बनी है, जैसे कि आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर देख ही रखा है। अभी हालांकि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसमें उसने जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ब्रिज, उस पर बॉम्ब लगाकर, उस पर बॉम्बार्डिंग कर उसे तोड़ दिया है। और वो ब्रिज दोस्तों इतना महत्वपूर्ण था, कई कनेक्टिविटी वो बना रहा था, और जब रशिया की इकोनॉमी डाउन थी, कम थी, तब उस पर कई बिलियन डॉलर लगाए उन्होंने, इतना सारा पैसा लगाया है, तो उसको तोड़ दिया। देखते हैं दोस्तों आगे क्या आने वाला है। ठीक है, आप टॉपिक पे बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।